जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन से केमिस्ट्री का 9वां अध्याय जो कि कार्बन और उनके यौगिक के संबंध में। अगर हम दोस्तों कार्बन की बात करें तो कार्बन एक अधातु है। तो कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है और इसकी परमाणु संख्या 6 है। तो कार्बन क्या है? एक अधातु है और कार्बन की परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? 6। इसे आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 4a में रखा गया, यानी कि दोस्तों कार्बन को आवर्त सारणी किस वर्ग में रखा गया है? तो 4a में रखा गया है। केकुले ने केकुले ने बताया कि कार्बन की संयुक्तता 4 होती है और इसने ही कार्बनिक यौगिकों को हीमोलोगस सीरीज की बात प्रतिपादित किया था। अब है दोस्तों अपरूपता। अपरूपता की अगर हम बात करें तो वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न हो अपरूप कहलाते हैं और इस घटना को अपरूपता कहते हैं दोस्तों। कार्बन के जो मुख्य रूप से दो अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। तो कार्बन के कुल कितने अपरूप हैं? दो, हीरा और क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। हीरा के प्रमुख गुण की अगर हम बात करें दोस्तों तो हीरा जो है ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। हीरा क्या होता है? ताप और विद्युत दोनों का कुचालक हो जाएगा। हीरा यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। यह किसी भी द्रव में नहीं घुलता है दोस्तों और इस पर अम्ल, क्षार आदि का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। इसके रवे जो है घनाकार होता है। तो हीरा का रवा घनाकार होता है। और अगर हम बात करें हीरा के अपवर्तनांक का तो दोस्तों हीरा का जो अपवर्तनांक है 2.417 होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.417 होता है। अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह बहुत चमकता है। इस पर रेडियम से निकलने वाली एक्स किरणों के पड़ने पर यह हरा रंग प्रदर्शित करता है। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है दोस्तों। कुछ हीरे काले होते हैं। कुछ हीरे जो है काले होते हैं जिन्हें बोट कहते हैं और इसका उपयोग शीशा काटने में किया जाता है दोस्तों। अब है हीरा का उपयोग। अगर हम बात करें दोस्तों हीरा के उपयोग का तो धार तेज करने के लिए अपघर्षण के रूप में, दूसरा हो जाएगा सपदा बनाने में तथा विद्युत प्रकाश लैंप में टंगस्टन तंतु बनाने में हीरा का प्रयोग करते हैं। अब है दोस्तों ग्रेफाइट के प्रमुख गुण। तो ग्रेफाइट के जो प्रमुख गुण है वो हो जाएगा ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक। और इसका अपेक्षित तो घनत्व है 2.2 हो जाएगा। तो ग्रेफाइट का अपेक्षित घनत्व कितना हो जाएगा? 2.2। कागज पर रगड़ने से यह क्या होता है? काला निशान बना देता है, इसलिए इसको काला शीशा भी कहते हैं, यानी कि ग्रेफाइट को काला शीशा के नाम से भी जानते हैं। ग्रेफाइट के उपयोग की हम बात करें तो पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्ठी में विमंदक के रूप में और फिर इलेक्ट्रोड के रूप में और कार्बन आर्क बनाने में किया जाता है। तो ग्रेफाइट का उपयोग हो जाएगा पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्ठी में विमंदक के रूप में और इलेक्ट्रोड के रूप में, फिर कार्बन आर्क बनाने में ग्रेफाइट का यूज किया करते हैं। उच्च ताप पर उच्च ताप पर जिन मशीनों में तेल का प्रयोग स्नेहक के रूप में नहीं हो सकता है उसमें दोस्तों ग्रेफाइट शुष्क स्नेहक का कार्य करता है। हीरे का कार्बन sp3, हीरा का जो कार्बन है क्या है? sp3 और ग्रेफाइट में कार्बन sp2 प्रसंस्कृत रहता है दोस्तों। कच्ची चीनी को कच्ची चीनी को रंगहीन करने के लिए एनिमल चारकोल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो नोट में दिया हुआ है इसको दोस्तों याद रखेंगे। कच्ची चीनी को रंगहीन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो एनिमल चारकोल का। अब है दोस्तों हाइड्रोकार्बन। अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन का तो कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल है जिसे प्राकृतिक द्वारा पृथ्वी में कुछ विशेष प्रकार के अवसादी चट्टानों के बीच बने भंडारों में संरक्षित किया गया है दोस्तों। और हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? कुल 3 प्रकार के। एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आइए जानते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की हम बात करें तो जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु के 4 संयुक्ताएं एक सह संयोजी आबंधों द्वारा संतुष्ट होती है उसे ही दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र जो है CnH2n+2 द्वारा दर्शाया जाता है, जहां n अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या दर्शाता है। मीथेन का सूत्र हो जाएगा दोस्तों CH4। तो मीथेन क्या हो जाएगा? CH4। इथेन C2H6
प्रोपेन C3H एट ब्यूटेन H4, ब्यूटेन जो है C4H10 और एल्केन इसका क्या है प्रमुख दोस्तों एग्जाम्पल है। मीथेन प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक, तो प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक क्या हो जाएगा मीथेन। अब है दोस्तों हाइड्रोकार्बन का जो दूसरा प्रकार है वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम दो निकटस्थ कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध या त्रिबंध बनाकर अपनी संयोजकता को संतुष्ट करते हैं उसे ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं। तो द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं एल्कीन कहते हैं। एल्कीन श्रेणी का सामान्य जो रासायनिक सूत्र है CnH2n, CnH2n होता है और इस श्रेणी का पहला सदस्य एथीन, एथीन यानी कि C2H4। त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाता है। एल्काइन का सामान्य जो रासायनिक सूत्र है CnH2n-2 होता है। सबसे सरल एल्काइन दोस्तों जो है एथाइन यानी C2H2 और C बॉन्ड ठीक है H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। तो हाइड्रोकार्बन के तीसरे प्रकार हो जाएगा दोस्तों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तीसरा प्रकार क्या होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें बेंजीन जैसे C6H3, बेंजीन यानी C6H3 सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और इसकी संरचना वाले होती है जो इस प्रकार दिया हुआ है दोनों संरचना वाले। बेंजीन की खोज की हम बात करें दोस्तों तो बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने 1825 में किया था। तो बेंजीन की खोज किसने किया था माइकल फैराडे ने। कब तो 1825 में। उन्होंने इसे बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन का नाम दिया जो आगे चलकर बेंजीन नाम दिया गया। अब है दोस्तों समावयता। तो समावयता की हम बात करें तो जब दो या दो से अधिक यौगिकों जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अनुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके अणुओं में अंतर होता है तब इस विशेष अणु को समावयता कहते हैं। और प्राप्त यौगिक एक दूसरे के समावयी कहलाते हैं और इसके दो मुख्य प्रकार हैं। पहला है संरचनात्मक समावयता। क्या है संरचनात्मक समावयता यह परमाणु के विभिन्न बंधों के कारण उत्पन्न होती है। दूसरा है त्रिविम समावयता। त्रिविम जो है समावयता की हम बात करें यह अंतरिक्ष में परमाणुओं के भिन्न प्रबंध के कारण उत्पन्न होती है। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों बहुलीकरण। अगर हम बात करें बहुलीकरण का तो जब एक ही यौगिक के दो अथवा अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं तब इस अभिक्रिया को बहुलीकरण कहा जाता है। और इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को मोनोमर और उत्पादन को पॉलीमर यानी बहुलक कहते हैं। बहुलीकरण की कुछ विशेषताएं। बहुलीकरण की हम बात करें तो कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें एक ही यौगिक के अणु परस्पर संयोग करते हैं। तो दोस्तों बहुलीकरण में क्या होता है इसमें एक ही यौगिक के अणु परस्पर जो है संयोग करते हैं। दूसरा हो जाएगा किसी भी अणु का निष्कर्षण नहीं होता है। तीसरा हो जाएगा बहुलक का अनुभार मूल यौगिक के अनुभार के गुणक होता है। प्राकृतिक बहुलक का जो एग्जाम्पल है स्टार्च और सेलुलोज। तो दोस्तों प्राकृतिक बहुलक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा स्टार्च एवं सेलुलोज। प्लास्टिक की हम बात करें तो प्लास्टिक जो है प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है लाह। लाह क्या है प्राकृतिक पॉलिस्टर का यानी प्लास्टिक का एग्जाम्पल। रासायनिक विधि से तैयार किए गए जो प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं दोस्तों थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेंटिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेंटिक प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक अगर हम बात करें थर्मोप्लास्टिक का तो दोस्तों यह गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। तो थर्मोप्लास्टिक जो है यह गर्म करने पर क्या होता है मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। इसमें यह गुण सदैव मौजूद रहता है चाहे इसे कितनी बार ठंडा एवं गर्म किया जाए। जिन कार्बनिक यौगिकों के अंत में एक द्विबंध रहता है उनके योग बहुलीकरण से थर्मोप्लास्टिक्स बनते हैं। उदाहरण के लिए पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, नायलॉन और पॉलीविनाइल क्लोराइड तथा टेफ्लॉन आदि। अब है दोस्तों पॉलीथीन। पॉलीथीन जो है एथिलीन C2H4 को उच्च ताप पर यानी कि एथिलीन को उच्च ताप पर एवं उच्च दाब पर बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त
होता है और इसका उपयोग तार के ऊपर आवरण, पैकेजिंग, थैली बनाने में किया जाता है। खाना बनाने यानी कि खाने के पदार्थ को पैक करने में पॉलीएथिलीन का और बरसाती यानी कि रेन कोट बनाने में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो खाने के पदार्थ को पैक करने में किसका प्रयोग करते हैं? पॉलीएथिलीन का। अब बरसाती बनाने में पॉलीकार्बोनेट का। अब है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन तो फेनिन एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप यानी फेलिन एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है और इसका उपयोग अम्ल रखने की बोतल, सेलों के कवर आदि बनाने में होता है। अब है दोस्तों पॉली बिनाइल क्लोराइड। पॉली बिनाइल क्लोराइड तो वाइनील वाइनील क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है और इसका उपयोग पतली चादरें, फिल्म, बरसाती सीट, कवर आदि बनाने में होता है। अब है दोस्तों थर्मोसेंट्रिक प्लास्टिक। थर्मोसेंट्रिक प्लास्टिक यह वह प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और उसे इच्छित आकार में यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार आकार में ढाल दिया जाता है और इसे दोस्तों पुनः गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता है। इस प्रकार के अनुकर्मणीय बहुलकों को ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं और इसका जो एग्जाम्पल है बेकेलाइट तथा मेलामाइन। बेकेलाइट तथा मेलामाइन जो इसका मुख्य एग्जाम्पल है। बेकेलाइट की हम बात करें बेकेलाइट का तो यह जो है फिनाइल बेकेलाइट की अगर हम बात करें दोस्तों तो बेकेलाइट जो यह फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन आदि के केस, बाल्टी आदि बनाने में प्रयोग करते हैं। टेफ्लॉन टेफ्लॉन जो हो जाएगा बड़ी कोष्ठ CF2 माइनस CF2 कोष्ठ बंद N। तो टेफ्लॉन का ये सूत्र हो गया। टेफ्लॉन जो है इसका टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण टेट्राफ्लुओरोएथीन के बहुलीकरण से होता है और इसका उपयोग न चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में करते हैं। तो टेफ्लॉन का जो उपयोग है न चिपकने वाली कड़ाही में इसका उपयोग करते हैं। अग्निशमन कर्मियों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए उस पर मेलामाइन प्लास्टिक की ही कोटिंग की जाती है। मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है अग्निशमन कर्मियों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए। रबर की हम बात करें तो रबर दो प्रकार के होते हैं। रबर कितने प्रकार के? दो प्रकार के, प्राकृतिक और संश्लिष्ट रबर। प्राकृतिक रबर यह आइसोप्रीन का बहुलक और यह थर्मोप्लास्टिक है। तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक? आइसोप्रीन का और यह थर्मोप्लास्टिक। अब है दोस्तों वल्कनीकरण। तो वल्कनीकरण प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं और इसके बाद में रबर एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के रबर का उपयोग दस्ताना, रबर बैंड आदि बनाने में किया जाता है। वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज चार्ल्स गुडियर ने किया था। तो वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज कौन किया था? चार्ल्स गुडियर ने किया था। टायर बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले रबर के उत्पादन में 5% सल्फर का उपयोग तिर्यक बंधक के रूप में किया जाता है। तिर्यक बंधक के रूप में रबर आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। तो रबर आसानी से किस में घुल जाता है? कार्बन डाइसल्फाइड। प्राकृतिक रबर काफी मुलायम होता है। इसे कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है और इसका प्रयोग ट्यूब, टायर आदि बनाने में करते हैं। अब है संश्लिष्ट रबर। अगर हम बात करें संश्लिष्ट रबर का तो संश्लिष्ट रबर साधारणतः एल्कीन और 1,3-ब्यूटाडाइन व्युत्पन्नों के सह बहुलीकरण से प्राप्त होता है संश्लिष्ट रबर। संश्लिष्ट रबर के अंतर्गत आता है न्योप्रीन जो है न्योप्रीन 2-क्लोरोब्यूटाडाइन के बहुलीकरण से बनता है न्योप्रीन रबर और इसका उपयोग विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत तार, कन्वेयर बेल्ट, खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में किया जाता है न्योप्रीन का प्रयोग। अब है थाइकोल।
तो थाइकोल जो है दूसरा कृत्रिम रबर है। थाइकोल जो डाइक्लोरो इथेन को पॉलीसल्फाइड की प्रतिक्रिया से बनाया जाता है और इसका उपयोग खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में, विलायक जमा करने वाला टैंक आदि बनाने में किया जाता है। थाइकोल रबर थाइकोल रबर को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब है रेसे। तो रेसे जो हो जाएगा दोस्तों, यानी कि फाइबर्स हो जाएगा, वे श्रृंखला युक्त ठोस जिनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा सैकड़ों या हजारों गुना अधिक होती है, रेसे कहलाते हैं। कुछ रासायनिक रेसे हैं जैसे कि नायलॉन। नायलॉन शब्द न्यूयॉर्क शहर के एनवाय और लंदन शहर के एलओएन से मिलकर बना। तो नायलॉन जो है कौन से शब्द से बना है? तो नायलॉन जो है न्यूयॉर्क के एनवाय, लंदन के एलओएन शहर से मिलकर बना। नायलॉन ऐसे छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। यह एक पॉली एमाइड रेशे का एग्जाम्पल है। इसमें एमाइड समूह प्रत्येक इकाई पर होता है और बार बार दोहराया जाता है। पॉली एमाइड रेशा बनाने के लिए दो एमीन यानी कि बॉन्ड NH2 समूह युक्त किसी कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया किसी ऐसे कार्बनिक यौगिक के साथ की जाती है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल बॉन्ड COOH के दो समूह हो। नायलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा था। तो दोस्तों मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा का नाम क्या हो जाएगा? तो नायलॉन हो जाएगा और इसका निर्माण सर्वप्रथम 1935 में किया गया था। तो सर्वप्रथम कब किया गया था? 1935 में। व्यापारिक स्तर पर पहली बार 1939 ईस्वी में महिलाओं के लिए जुराबे से बनाई गई थी और नायलॉन का उपयोग मछली पकड़ने के जाल, पैराशूट कपड़ा में, टायर, दांत के ब्रश, पर्वतारोहण के लिए रस्सी आदि में प्रयोग करते हैं नायलॉन का। अब है रेयॉन। तो रेयॉन जो है सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहते हैं। रेयॉन बनाने के लिए सेलुलोज कागज की लुगदी या कास्ट को लिया जाता है। इसे सांद्र तथा ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइसल्फाइड से उपचारित करते हैं। इसके बाद इस सेलुलोज के विलयन को धातु बेलनों में बने छिद्रों में से होकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में गिराया जाता है। यहाँ इसके लंबे लंबे तंतु बन जाते हैं। रेयॉन रासायनिक दृष्टि से सूत के समान है। रेयॉन का उपयोग कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में और चिकित्सा क्षेत्र में लिंट या जाली बनाने में भी किया जाता है। विस्कोस फाइबर सेलुलोज से प्राप्त किए जाते हैं। अब है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर जो है इसे इंग्लैंड में विकसित किया गया था। तो पॉलिएस्टर को कहाँ विकसित किया गया था? तो पॉलिएस्टर को इंग्लैंड में विकसित किया गया था। इसे संश्लिष्ट करने के लिए दो हाइड्रोक्सिलिक बॉन्ड OH समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रिया दो कार्बोक्सिलिक बॉन्ड COOH समूह के यौगिकों के साथ की जाती है। हाइड्रोक्सिलिक तथा कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य अभिक्रिया के फलस्वरूप एस्टर समूह बनता है। चूंकि इस रेशे में अनेक एस्टर समूह होते हैं इसलिए इसे पॉलिएस्टर कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर का उपयोग कपड़े के रूप में, पाल नौकाओं का पाल बनाने में, अग्निशमन में प्रयुक्त हौज पाइप बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। अब है दोस्तों पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। तो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल जो है के पेराऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में योजक बहुलकन से पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बनता है और इसका उपयोग ऊन के प्रतिस्थापी के रूप में औद्योगिक रेशे जैसे ऑर्लॉन या एक्रिलन बनाने में किया जाता है। अब है कार्बन फाइबर। तो कार्बन जो फाइबर है, कार्बन फाइबर कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला के बने होते हैं। इसका संचारण नहीं होता। इसका संचारण जो नहीं होता है। इसका निर्माण संश्लिष्ट रेशे को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके किया जाता है जिससे रेशे अपघटित होकर कार्बन फाइबर उत्पन्न करते हैं और इसका उपयोग अंतरिक्ष यान या खेलकूद सामग्री में होता है।
अब है व्यापारिक महत्व के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बहुलक, जैसे कि पॉलीमर के नाम, उसके बाद एकलक और उपयोग। तो पहला जो हो जाएगा पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपीन। तो इसका एकलक हो जाएगा प्रोपीन, क्या हो जाएगा प्रोपीन। इसका उपयोग है रस्सी, खिलौना, पाइप, रेसे आदि बनाने में प्रयोग करते हैं। दूसरा हो जाएगा पॉलीस्टीरीन, जिसका जो एकलक हो जाएगा स्टाइरीन है, और इसका जो प्रयोग है विद्युत रोधी के रूप में वस्तुओं को लपटने के लिए और खिलौना, रेडियो, टेलीविजन के कैबिनेट बनाने में। फिर नेक्स्ट हो जाएगा पॉलीवाइनल क्लोराइड। पॉलीवाइनल क्लोराइड जो है वाइलिन, ये वाइनिल क्लोराइड, इसका जो प्रयोग हो जाएगा बरसाती बेग, वाइनिल, फर्श, पाइप आदि बनाने में। उसके बाद हो जाएगा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड या रेजिन। तो ये हो जाएगा यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड। इसका जो प्रयोग है न टूटने वाले कप और परलित चादर बनाने में, परलित चादर बनाने में। तीसरा नेक्स्ट हो जाएगा ग्लिप्टल। ग्लिप्टर जो है इसका एकलक हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक अम्ल, क्या हो जाएगा थैलिक अम्ल, और प्रलेप एवं प्रक्षालन बनाने में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है इसका एकलक हो जाएगा फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। बंध या विद्युत से स्विच, बर्तन के हत्थे और कंप्यूटर डिस्क में इसका प्रयोग करते हैं। संश्लिष्ट बहुलीय अपशिष्टों में स्थितिज पर्यावरणीय संकट को देखते हुए कुछ जैव निम्नीय बहुलक जैसे कि पीएच, बीवी और नायलॉन 2, नायलॉन 6 का विकल्प के रूप में विकास किया गया। पेट्रोलियम उपयोग, पेट्रोलियम उपयोग की अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम प्रायः प्राकृतिक गैस के नीचे पाया जाता है। तो पेट्रोलियम जो है प्रायः प्राकृतिक गैस के नीचे पाया जाता है। कच्चे पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन के द्वारा शुद्ध करते हैं। तो दोस्तों कच्चे पेट्रोल को शुद्ध कैसे किया जाता है, तो प्रभाजी आसवन के द्वारा शुद्ध करते हैं। इसमें भिन्न भिन्न क्वथनांक पर संघनित प्रभाज पृथक पृथक इकट्ठे कर लिए जाते हैं, जिसे पेट्रोलियम का उत्पाद कहा जाता है। पेट्रोलियम का उत्पाद की हम बात करें तो कुछ पेट्रोलियम के प्रभाजों का नाम दिया हुआ है। पेट्रोलियम के प्रभाजों का नाम है, फिर ताप परिसर और कार्बन अणु की संख्या, और फिर इसका उपयोग दिया हुआ है। जैसे कि पहला हो जाएगा प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस का जो ताप परिसर है दोस्तों, यह 30 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, नीचे ही होता है। और कार्बन अणु की संख्या C1 से C4 तक होता है। इसका उपयोग रसोई गैस के रूप में करते हैं। उसके बाद पेट्रोल या गैसोलीन हो जाएगा। यह जो है ताप परिसर है जिसका 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक, और कार्बन अणु की संख्या C5 से लेकर C10 तक होता है। इसका उपयोग हो जाएगा दोस्तों ईंधन एवं स्प्रिट के रूप में। फिर है नेप्था। नेप्था जो हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस तक, और कार्बन अणु की संख्या C7 से लेकर C12 तक हो जाएगा। संश्लिष्ट रेसे के उत्पादन के रूप में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद है किरासन तेल। तो किरासन तेल की हम बात करें 175 से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस का ताप परिसर हो जाएगा। C10 से C15 तक इसका जो है कार्बन अणु की संख्या है, और लैंप स्टोव जलाने के ईंधन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। डीजल जो हो जाएगा दोस्तों, इसका ताप परिसर जो है डीजल का 250 से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस तक है। कार्बन अणु की संख्या डीजल में C16 से लेकर C20 तक है, और डीजल इंजन में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। स्नेहक तेल जो है इसका ताप परिसर जो हो जाएगा स्नेहक तेल का 350 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस तक। C20 से C30 तक इसका कार्बन अणु की संख्या है। स्नेहक के रूप में और दवा बनाने में प्रयोग करते हैं। पेट्रोलियम जेली जो है 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक है। C30 से C35 तक इसका जो है कार्बन अणु की संख्या है। स्नेहक एवं दवा बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। paraffin मोम, paraffin जो मोम है 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसका ताप परिसर है, और कार्बन अणु की जो संख्या है यह C35 से C40 तक है, और मोमबत्ती तथा जलरोधी बनाने में प्रयोग करते हैं। कोलतार ताप परिसर अपशिष्ट हो जाएगा, इसका अणु भी अपशिष्ट है। सड़क बनाने में कोलतार का प्रयोग करते हैं।
कार्बन रसायन से संबंधित कुछ विभिन्न तथ्य हैं, जैसे कि ठोस कार्बन से वाष्प बनने की क्रिया क्या कहते हैं, इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया उदाहरण है ऊर्ध्वपातन का। दूध से दही बनना यह किसका उदाहरण है, तो यह किण्वन का, जिसको रासायनिक परिवर्तन। तो दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। पेट्रोलियम की जो गुणवत्ता है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता इसे ऑक्टेन संख्या से व्यक्त करते हैं, किससे, तो ऑक्टेन संख्या से। अच्छे अपस्फोटक, अच्छे अपस्फोट रोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान उच्च होता है। पेट्रोल की अस्फोट पेट्रोल की अस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेट्रा एथिल सीसा का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, तो टेट्रा एथिल सीसा। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है। तो विमानन गैसोलीन में क्या मिलाते हैं, ग्लाइकोल मिलाया जाता है, ग्लाइकोल, क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोक देता है। व्यापारिक जो वैसलीन है पेट्रोलियम से निकाला जाता है। तो व्यापारिक वैसलीन किससे निकालते हैं, पेट्रोलियम से। पैराफिन जो है, पैराफिन यह पेट्रोलियम परिशोधन का उपोत्पाद है। पेट्रोल का मुख्य घटक ऑक्टेन है। तो पेट्रोल का मुख्य घटक क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस एवं सेप्टिक टैंक से निकलने वाली जो गैसों के मिश्रण में मुख्यतः क्या, तो मीथेन होता है। गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस और सेप्टिक टैंक से निकलने वाली जो है गैसों के मिश्रण में मुख्यतः क्या होता है, मीथेन। एलपीजी का प्रमुख घटक ब्यूटेन हो जाएगा। खादानों में अधिकांश विस्फोट हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से होता है। मतलब खादानों में जो अधिकतम विस्फोट होता है यह मीथेन के मिश्रण से होता है हवा के साथ। सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त करते हैं, सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन। प्रशीतक फ्रियोन जो है, प्रशीतक फ्रियोन डाइक्लोरो मीथेन हो जाएगा। मस्टर्ड गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में आयुध के रूप में किया गया था। गैस वेल्डिंग और फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। गैस वेल्डिंग में और फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किसका प्रयोग, तो एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड CaC2, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 जल से उपचारित करने पर एसिटिलीन देता है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन का ज़्यादा इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर में होता है। तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन जिसको CFC कहते हैं, सबसे ज़्यादा प्रयोग किसमें होता है, तो रेफ्रिजरेटर में। मैथिल अल्कोहल को वुड स्प्रिट कहते हैं। संशोधित जो स्प्रिंग है, संशोधित जो स्प्रिट है, सॉरी स्प्रिट हो जाएगा, इसमें 95% इथाइल अल्कोहल होता है। अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी जो उत्पाद है इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। और कास्ट से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में 10% एसिटिक अम्ल होता है। कितना परसेंट, 10%। बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांस एस्टरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। कौन सी प्रक्रिया, तो ट्रांस एस्टरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। आइडोफ्रोम का प्रयोग जो है पूर्तिरोधी के रूप में करते हैं। आइडोफ्रोम का प्रयोग किस रूप में होता है, तो पूर्तिरोधी के रूप में आइडोफ्रोम का प्रयोग करते हैं। आंसू गैस का रासायनिक नाम है अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन। खाद्य पदार्थ जैसे कि चटनी, सॉस, फलों आदि के रस को परिरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, सोडियम बेंजोएट। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत कोलतार हो जाएगा, नेप्थलीन का मुख्य स्रोत कोलतार। पॉलीकार्बोनेट, पॉली जो है कार्बोनेट, बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। मोम क्या है, तो मोम एल्डिहाइड, मोम क्या है, एल्डिहाइड। फलों का मधुर स्वाद फ्रैक्टोज के कारण होता है। फलों का मधुर स्वाद किसके कारण, तो फ्रैक्टोज के कारण। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन तथा फास्फोरस की पहचान लेंस से परीक्षण द्वारा की जाती है। तो दोस्तों 9वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।